भारत के प्रधानमंत्री घूम घूम के गली चौराहों मोहल्लों में सड़कों पे कह रहे हैं कि देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर में जो वादा किया था वो निभा के आ रहा हूं। भैया ये जो नुकसान हुआ है, जो का देश को हक है, वो पूछेगा आपसे कि भाई हमारा राफेल या हमारा फाइटर प्लेन गिरा कैसे। एक तरफ कह रहे हो कि साहब उनके घर में घुस के मारा, मेरे नसों में सिंदूर बह रहा है, लेकिन ये जो जेट हमारे गिरे थे जिसको सीडीएस ने आज कंफर्म किया, ये किसके खाते में जाएगा? और नहीं मरे, हमारा नुकसान क्या हुआ? और आपने सीज़फायर एक्सेप्ट कर लिया, ये आपकी हार नहीं है, आप इसको जीत बना रहे हैं। और वो भी जीत, आप पहले सदमे में थे तो एक 48 घंटे लगे आपको, पाकिस्तान ने जीत मनाना शुरू किया, उसके 48 घंटे बाद आपको समझ में आया जो 126 की जगह 36 राफेल आए हैं वो 36 के 36 है या नहीं है। आप फ्रांस को भी नहीं दिखा रहे हैं, और उसका क्या हुआ ये हम आज तक नहीं बता पाए। देखिए, एक ऐसी सोच बनी हुई है वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर और इंडिया के अंदर भी कि साहब हम जो है, हम बड़ी ताकत है, मिलिट्री ताकत, और हम जो है पाकिस्तान को कभी भी हरा सकते हैं। इतनी भी हमने जंगें लड़ी हैं, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, फुल फ्लेजेड जंग। इंडियन मिलिट्री में कभी इतनी ताकत नहीं रही कि वो पाकिस्तान मिलिट्री को इतना हरा सके कि वो लाइन को हटा सके। देखिए, अब लोग कहेंगे कि साहब वो 71 में बांग्लादेश बनाया। अरे बांग्लादेश एक अलग चीज थी, नहीं थे, कोई भी नहीं जीत सकता था, क्योंकि 1000 किलोमीटर के उसके बीच में हिंदुस्तान आ रहा था, तो क्या कर सकते थे। मैं तो कोई जंगी माहिर नहीं हूं, लेकिन हमारे विश्लेषक भी जो इस बात के माहिर हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारी जो वायुसेना है वो पाकिस्तानी वायुसेना के सामने टिक नहीं पाई, और यही वजह है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो आजकल उड़ नहीं रहे हैं। नहीं हुआ तो मोदी जी बिरयानी खाने शुक्र के पाकिस्तान गए। जब हमारी सेना पूर्ण रूप से मजबूत थी, पीओके को हम हासिल कर सकते थे, क्यों सीज़फायर करवाया गया? आज भी देश वही सवाल पूछ रहा है, और अगर इस सवाल को पूछने के लिए हमको गद्दार कहा जाता है तो देश में वही गद्दार है सबसे बड़ा, जो सेना के लोगों को, जब चीफ सेना के एयरफोर्स के चीफ सवाल उठाते हैं कि हमारी स्क्वाड्रन शक्ति घट रही है, हम 40 से 32 पर आ गए हैं क्योंकि समय पर हमको जेट्स नहीं मिल रहे हैं, ट्रेनिंग जेट्स। बीजेपी को पाकिस्तान का फोबिया हो गया है। क्या होगा? आज पाकिस्तान ने हमें बांप लिया है, कल पाकिस्तान आंखें दिखाएगा, पाकिस्तान वापस आएगा हमारे खिलाफ, हमारी बराबरी। आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। नरेंद्र मोदी का भारत में जीना हराम हो चुका है, क्योंकि भारतीय मीडिया और भारतीय अवाम नरेंद्र मोदी से सख्त सवालात कर रहे हैं। पाकिस्तान से मिली हार के बाद भारतीय अवाम और भारतीय मीडिया का कहना है कि नरेंद्र मोदी भाषण देना बंद करो, जवाब दो कि कितने तैयारे गिरे। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय जेट गिरे, नंबर के बारे में पता नहीं है कि भारतीय सेना को जेट का नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय जेट गिरे, 1, 2, 3 इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लगातार दावे, विदेशी अखबारों में छप रही खबरों के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंटरव्यू में यह बात कहा जाना बहुत सवाल और पैदा करता है कि क्या सरकार कुछ छिपा रही है। अब क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, जरा गौर से सुनिए अनिल चौहान ने, और उनका मानना, कहना, सवाल में जो उनका जवाब है, उनके जवाब से जो सवाल पैदा हो रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बात तो यह है कि वो क्यों गिरा, मतलब सीडीएस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जेट गिरा, नंबर की अभी बात नहीं है। ये पहली बार एडमिशन है कि हाँ लॉसेस हुए, और जब पूछा गया, जाहिर है ये वॉर प्लेन्स की बात हो रही है। जेट जब हम कहते हैं तो हमारे व्यूवर्स को ये जानना चाहिए कि ये वॉर प्लेन्स की बात हो रही है, जिसमें राफेल भी हैं और बहुत सारे और भी हैं, सुखोई भी है, मिराज है जी। तो ये इसलिए जब हम जेट कह रहे हैं तो उसका मतलब बहुत सारे वॉर प्लेन्स जो हमारे होते हैं, क्या वो गिरे थे, उसमें राफेल की भी बात है। अब ये पहली बार क्लियर एडमिशन है कि हाँ लॉसेस हुए हैं, बट वी वेंट इनटू हार्ट। भारत सरकार के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री घूम घूम के गली चौराहों मोहल्लों में सड़कों पे कह रहे हैं कि देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर में जो वादा किया था निभा के आ रहा हूं, उसका पॉलिटिकल गेन ले रहे हैं, पॉलिटिकल लाभ ले रहे हैं। तो भैया ये जो नुकसान हुआ है, जो सीडीएस ने आज कहा है, इसको कौन कबूल करेगा? ये किसके मत्थे डाल रहे हो? मंत्री को ये जवाब देना होगा कि ये लॉसेस हुए थे तो तुम कहां थे। अब इस हक है ये जानने का, देश को हक है, वो पूछेगा आपसे कि भाई हमारा राफेल या हमारा फाइटर प्लेन गिरा कैसे। इशू ये नहीं है। जब तुम एक तरफ कह रहे हो कि साहब उनके घर में घुस के मारा और मेरे नसों में सिंदूर बह रहा है, ये सब जब कुछ कह रहे हो तो तुमसे जब ये पूछा जाए कि सिंदूर अपने नसों में जरूर बहाओ, लेकिन ये जो जेट हमारे गिरे थे जिसको सीडीएस ने आज कंफर्म किया,
ये किसके खाते में जाएगा? और ये मतलब गिरा तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। अब वो नंबर की बात बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अब सीडीएस ने एक्सेप्ट कर लिया कि जेट गिरे थे, हमें लॉस हुआ था, और जेट को लेके एक्चुअली ये टेक्निकल शब्द है मिलिट्री में, ये जो जेट वगैरह जब वो गिरते हैं तो उसको लॉस ही कहा जाता है। पाकिस्तान के साथ कई देश खड़े हुए, जैसे पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ मलेशिया खड़ा हुआ, और जबकि तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान को मदद भेजी। हमारे कितने लोग मरे, हमारे जवान कितने मरे, हमारा नुकसान क्या हुआ, और आपने सिजफायर एक्सेप्ट कर लिया। ये आपकी हार नहीं है, आप इसको जीत मना रहे हैं। और वो भी जीत, आप पहले सदमे में थे तो एक 48 घंटे लगे आपको। पाकिस्तान ने जीत मनाना शुरू किया, उसके 48 घंटे बाद आपको समझ में आया कि प्रोपागंडा हमको भी करना चाहिए इलेक्शन के लिए। सीजफायर के बाद तो कोई युद्ध नहीं चल रहा है। जो 126 की जगह 36 राफेल आए हैं, वो 36 के 36 है या नहीं है, आप फ्रांस को भी नहीं दिखा रहे हैं। और उसका क्या हुआ ये हम आज तक नहीं बता पाया शेयर मार्केट, क्योंकि चाइना की जो एविएशन कंपनी है उसके शेयर बढ़े दाम, और राफेल जिसको अजेय माना जाता था उसके दाम धड़ाम से गिर गए। तो एक मार्केट झूठ नहीं बोलता, मोदी बोल सकते हैं। तो मार्केट ने ये बता दिया कि हुआ क्या होगा। आज पाकिस्तान ने हमें बांप लिया है, कल पाकिस्तान आंखें दिखाएगा, पाकिस्तान वापस आएगा हमारे खिलाफ। हमारी बराबरी चीन से होती थी, हमारी बराबरी अब पाकिस्तान से होने लगी। कुछ दिन बाद जाएंगे मोदी जी या प्रधानमंत्री रहें तो मुझे लगता है हमारी बराबरी बांग्लादेश से होगी, उसके बाद तो हमारी बराबरी भी नहीं होगी। देखिए, एक ऐसी सोच बनी हुई है वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर और इंडिया के अंदर भी कि साहब हम जो है, हम बड़ी ताकत है, मिलिट्री ताकत, और हम जो है पाकिस्तान को कभी भी हरा सकते हैं। अब मैं आपको एक सबूत देना चाहता हूं कि 1 जनवरी 49 को जब पहली लड़ाई कश्मीर की ख़त्म हुई थी तो एक मिलिट्री लाइन बनी थी जिसको सीज फायर लाइन बोलते थे, तब बन गई। वो लाइन आज भी कायम है, उसका नाम बदल गया है, अब उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो लाइन कायम होने का मतलब ये है मिलिट्री लाइन का कि जितनी भी हमने जंगें लड़ी हैं, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, फुल फ्लेजेड जंग, इंडियन मिलिट्री में कभी इतनी ताकत नहीं रही कि वो पाकिस्तान मिलिट्री को इतना हरा सके कि वो लाइन को हटा सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, अब लोग कहेंगे कि साहब वो 71 में बांग्लादेश बनाया। अरे बांग्लादेश एक अलग चीज थी, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, तो वहां पे तो इन एनी केस वो जीत सकते ही नहीं थे, कोई भी नहीं जीत सकता था, क्योंकि 1000 किलोमीटर के उसके बीच में हिंदुस्तान आ रहा था, तो क्या कर सकते थे। मैं तो कोई जंगी माहिर नहीं हूं, लेकिन हमारे विश्लेषक भी जो इस बात के माहिर हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारी जो वायुसेना है वो पाकिस्तानी वायुसेना के सामने टिक नहीं पाई, और यही वजह है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो आजकल उड़ नहीं रहे हैं। श्रीनगर एयरबेस बहुत इन दिनों के दौरान बिजी रही, दिन रात यहाँ से फ्लाइट्स जो हैं, जंगी फ्लाइट्स हैं, वो मशकें जो है या एक्सरसाइज जो है वो जारी रहती थी। लेकिन इन दिनों हमें काफी सुकून मिला, आसमान में कोई हवाई जहाज नहीं है, और बताया ये जा रहा है कि वो 300 किलोमीटर पीछे लिए गए हैं। लाहौर में बैठ के या पीओके में बैठ के जो पाकिस्तान के पास इक्विपमेंट है वो हमारे हवाई जहाज को हमारे सरहदों के अंदर 300 किलोमीटर के अंदर गिराने की क्षमता रखते हैं। इसके बारे में कहीं बात नहीं हुई कि हम इस चीज को कैसे काउंटर करेंगे। और प्रियंका जी, पब्लिक के सवाल। 2014 से एक बड़ी अनोखी परंपरा शुरू हुई है कि जब भी विपक्ष कोई सवाल सत्ता पक्ष से पूछता है, पाकिस्तान के गोद में खेल रही वाली भाषा जो भी सुधांशु जी ने इस्तेमाल की, वही भाषा विपक्ष के लिए इस्तेमाल होती है और बार बार गद्दार होने का तमगा दिया जाता है। चलिए आज पोल खोले ही जाए कि असल गद्दार देश में है कौन, कौन पाक प्रेम में लिप्त है, कौन पाक के साथ पाक के गोद में खेलता है। 1947 देश जब विभाजित हुआ, एक देश का टुकड़ा जिन्ना लेकर के अपने साथ गए, पाकिस्तान बना लिया, जिन्ना लेकर के गए लेकिन अपना जिन्न यहीं पर छोड़ दिया। जिन्ना का जिन्न, जब 1980 में इनकी पार्टी बनी सुधांशु जी की, मुंबई में इनका अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में 20 लाख का खर्च आया। विनय सीतापति जी की किताब में मेंशन है, जुगलबंदी मोदी बिफोर बीजेपी बिफोर मोदी में 20 लाख का वो खर्च कहां से इनको मिला था? जिन्ना के नाती ने नहीं प्रोवाइड करवाया था। उसका कर्ज चुकाने के लिए अडवाणी नहीं गए पाकिस्तान
पाकिस्तान, वहां जाकर के आज भी बीजेपी के वेबसाइट पर मेंशन है, अभी भी जिस वक्त मैं इनका ये पढ़ रही हूं प्रेस रिलीज, आज भी उनके वेबसाइट पर मेंशन है कि अडवाणी जी ने कितनी बेहतरीन बातें जिन्ना के लिए इस्तेमाल की। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो इतिहास में थोड़ा सा निशान छोड़ करके जाते हैं, कुछ इतिहास बनाते हैं, जिन्ना जैसे लोग इतिहास बनाते हैं। लास्ट लाइन है, माय रिस्पेक्टफुल होमेज टू दिस ग्रेट मैन। गांधी के हत्यारे को पसंद करने वाले लोगों को जिन्ना ग्रेट ही नजर आएंगे। और इतने में कर्ज अदा नहीं हुआ तो मोदी जी बिरयानी खाने छुप करके पाकिस्तान गए। जब हमारी सेना पूर्ण रूप से मजबूत थी, पीओके को हम हासिल कर सकते थे, क्यों सीज फायर करवाया गया? आज भी देश वही सवाल पूछ रहा है। और अगर इस सवाल को पूछने के लिए हमको गद्दार कहा जाता है, तो देश में वही गद्दार है सबसे बड़ा, जो सेना के लोगों को, जब चीफ सेना के एयरफोर्स के चीफ सवाल उठाते हैं कि हमारी स्क्वाड्रन शक्ति घट रही है, हम 40 से 32 पर आ गए हैं क्योंकि समय पर हमको जेट्स नहीं मिल रहे हैं, ट्रेनिंग जेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हीं पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है। इनके विधायक कहते हैं पठानिया जी कि सेना के जो वायुसेना के लोग हैं वो सो रहे थे, वो नालायक लोग हैं। ऐसी तो भाजपा, ऐसे लोगों को तो भाजपा ने पाल रखा है। इनके स्वर और पाकिस्तानी सुधांशु जी प्रियंका जी को जी बीजेपी को पाकिस्तान का फोबिया हो गया है। जो आदमी सही बात करे सब पाकिस्तानी, मतलब गजब इनका वो हो गया है। मैंने क्या कहा कि जियोपॉलिटिकली जिस तरह से कई देशों ने उनके समर्थन में सामने आए हैं, हमें जियोपॉलिटिकली अपने एफर्ट्स करने चाहिए, इसमें कौन सी दिक्कत हो गई? लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अपने सारे फेलियर्स को छुपाने के लिए बस पाकिस्तान 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 करते रहते सारे लोग। ये जियोपॉलिटिक्स वर्ड भी यूज किया आपने, बड़ी अच्छी बात है। क्या क्या स्टेप नहीं सुनिए, रुकिए शाजिया। अजय भाई कहाँ रह रहे हैं आप? बिल्कुल आलोक किस दुनिया में रह रहे भाई आप? अरे भाई, एक तो पहली बात ये मुझे लगता है कि इनको ना तो किसी के नाम पता है, और ये लोग केवल पाकिस्तान को कोस के, अरे भाई मैं यहीं रह रहा हूँ नई दिल्ली में, आपको मिलना हो तो मिल लीजिए। जियोपॉलिटिकली जो बंद कर दिया है क्या यार, इंडिया मैं शांत हो जाता हूँ भाई, खत्म हो जा रही है। अरे नहीं आलोक जी को राहुल गांधी ने और सैम पिट्रोदा ने खुलवाया था कांग्रेस का ऑफिस, वो आपने बंद कर दिया क्या? आलोक जी को बोलने दीजिए। आलोक, मुझे लगता है जो राजनीतिक विश्लेषक और तमाम लोग जो आरएसएस के बीजेपी के 6 लोग बैठ जाते हैं, हम तुम्हारी तरह पारिवारिक गुलाम नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कपिल जी अरे भाई देखिए कपिल जी आरएसएस के आदमी इंडिया सही बात कोई रख ही नहीं पाता है। अपनी बात करें। देखिए मैं अगर सवाल पूछने पे आऊंगा तो किसी के पास जवाब नहीं मिलेंगे। पूछ लो जवाब। पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची है मैं नहीं पूछना चाहता। मैं कपिल जी से नहीं पूछ रहा कि पुलवामा में कौन सी गाड़ी, एक भी राजनयिक जो बैठा है जवाब नहीं दे पाएगा यहाँ पर। मैं फिर कहूंगा मैं नहीं पूछना चाह रहा हूँ, मैं नहीं पूछना चाह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ ये उत्तेजना अपने घर रख के आया, तुम भी जवाब देना अपने घर रख के आया कीजिए और बुद्धि को शांति। तुम तो बहुत बड़ा, अरे भाई बुद्धि को शांति दीजिए। अरे एक प्रावधान बता दो चीन से जो बुद्धि को शांति दीजिए कपिल जी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।